हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। लेट मी रिपीट अगेन, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो आपकी इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत सर की, उसे यहाँ पर डिटेल में कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 1 to 29 चैप्टर्स देख चुके हैं डिटेल में। अगर इन चैप्टर्स में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो प्लीज़ आपको इसी चैनल पर कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्ले मिल जाएगी, जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विद द न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है गवर्नर। इमेज में आप देख सकते हैं कुछ हमारे गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट, कुछ प्रेजेंटली भी हैं। जैसे कि बात करें हम, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। आचार्य देवव्रत की बात करें तो गुजरात के गवर्नर हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं की बात करनी है हमें गवर्नर ऑफ इंडिया की। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें गवर्नर की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या है, जो पैटर्न्स हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की देखने को मिलती है, सेम स्टेट लेवल पे जब हम बात करते हैं तो सेम पैटर्न हमें स्टेट गवर्नमेंट की भी देखने को मिलती हैं। इसका मतलब अगर बात करें हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो सेंटर के अंदर भी लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के हाउस यानी कि 3 पोर्शन देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट्री सिस्टम में। वैसे स्टेट्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं सेंट्रल लेवल पे, वैसे स्टेट लेवल पे गवर्नर देखने को मिलते हैं। जैसे पार्लियामेंट देखने को मिलती है स्टेट लेवल पे, वैसे ही हमें क्या देखने को, पार्लियामेंट हमें सेंट्रल लेवल पे देखने को मिलती है, वैसे ही हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ अमुक स्टेट्स के अंदर ये भी है, तो वो क्या देखने को मिलती है, स्टेट मशीनरी हमें स्टेट लेवल पे देखने को मिलती है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो वो डील करता है विद द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, कि भाई स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 वो इंडिकेट करता है। आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167 ऑफ द पार्ट 6 वो बात करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव की। जैसे हमने बात किया था पहले ऑलरेडी, हम जब यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे थे तो 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की थी हमने। कौन कौन से थे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन वाइस प्रेसिडेंट भी थे। इसके अलावा हमें प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलती हैं, और कौन देखने को मिलते थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये देखने को मिलते थे। बट जब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे भी सेम मशीनरी है, खाली सर्टेन डिफरेंसेस हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट की जगह स्टेट लेवल पे क्या आ जाते हैं, गवर्नर आ जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनकी जैसी कोई भी यहाँ पे वाइस गवर्नर की पोजीशंस याद रखना नहीं होती है। तो फर्स्ट आते हैं गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव में, देन हमें देखने को मिलते हैं चीफ मिनिस्टर, देन हीज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और अटॉर्नी जनरल की जगह हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या होते हैं, एक लॉयर बोल सकते हैं हम, एडवोकेट बोल सकते हैं, जबकि एडवोकेट जनरल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के क्या होते हैं, लॉयर होते हैं। तो ये 4 पर्सनालिटी, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल, ये 4 जो हैं मिलके क्या बनाते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 से 167 के बीच में हमें देखने को मिलता है। और वाइस गवर्नर जैसी कोई पोजीशन नहीं होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर और इंडियन स्टेट में, ये याद रखना है। अब गवर्नर की बात करते हैं, हमें पता है गवर्नर जो है वो क्या होते हैं, एक चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे होते हैं, वैसे स्टेट लेवल पे चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। साथ ही साथ गवर्नर जो है वो क्या होते हैं, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड हैं या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलते हैं। सेम जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर है, वैसे स्टेट लेवल पे कौन है, चीफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। यानी कि गवर्नर जो हैं वो नॉमिनल हेड की तरह भी काम करते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हेड की तरह स्टेट के भी काम करते हैं। ये ड्यूअल रोल इनके देखने को मिलते हैं। जनरली हमें क्या देखने को मिलता था कि 1 स्टेट के लिए 1 गवर्नर हुआ करता था, बट बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1956 गवर्नर जो हैं उसके लिए क्या कुछ प्रोविज़न चेंज किए गए, यानी कि सेम गवर्नर, यानी कि कोई एक गवर्नर है वो 2 या मोर देन 2 स्टेट्स के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं। पास में जब एमपी के गवर्नर चेंज किए गए थे, एमपी के गवर्नर को हटा दिया गया था, तब कुछ टेन्योर्स के लिए यूपी के गवर्नर जो थे आनंदीबेन पटेल, उन्हीं को क्या एमपी का गवर्नरशिप भी दी गई थी। ऑलराइट, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के अंदर ये चीज़ें क्या की गई, ऐड की गई कि एक गवर्नर है, यानी कि सेम गवर्नर है, वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शंस गवर्नर का। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की अपॉइंटमेंट्स कैसे होती है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम सेंटर की जब बात कर रहे थे तो प्रेसिडेंट क्या कर रहे थे, प्रेसिडेंट को हम लोग
डायरेक्टली या फिर हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे थे बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज कौन था प्रेसिडेंट का, तो हम लोग जब बात करते हैं, रिकैप करें थोड़ा सा, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो ये थे हमारे इलेक्टोरल कॉलेज, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर थे प्रेसिडेंट के। बट जब हम बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर जो है उनको ना ही डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और ना ही इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द स्पेसिफिक इलेक्टोरल कॉलेज जो कि प्रेसिडेंट में था। तो गवर्नर ना ही इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली और ना ही कोई ऐसा इलेक्टोरल कॉलेज इनडायरेक्टली उनको इलेक्ट करता है। उनको कौन किस तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उन्हीं के हाथ में क्या होता है, पावर होती है, वारंट होता है अंडर हीज और हर हैंड एंड सील, किसके, प्रेसिडेंट के, कि वो अपॉइंट कर सकते हैं और साथ साथ में उनको रिमूव करना है तो भी वो पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होती है इनडायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि भाई प्रेसिडेंट अपॉइंट कर, तो प्रेसिडेंट अगेन प्रेसिडेंट के विल से कोई भी काम नहीं होते, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्टली क्या कर रही है, अपॉइंट कर रही है गवर्नर को। लेकिन एक केस था हरगोविंद पंत केस, सुप्रीम कोर्ट में आया था। ये कब, 1979 के अंदर आया था। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था भाई गवर्नर जो हैं वो कोई स्टेट, कोई सेंट्रल जो गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करी, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। गवर्नर एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसको अपॉइंट कर रही है उसके अंडर नहीं आता है। एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर मेंशन किया गया है, जो हमने देखा अभी ऑलरेडी। ऑलराइट, तो ये केस हमें याद रखना है, हरगोविंद पंत के, जिसमें इंडिपेंडेंट पोजीशंस और द पोजीशंस हम बोल सकते हैं ऑफ द गवर्नर की रेस की गई थी। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमें, ये केस हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करें हम, जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया गया था तो वहाँ पे ऐसा बोला गया भाई गवर्नर को क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जब 1947 के अंदर 46 के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी, जिसने क्या किया था, 2 ईयर्स 11 मंथ और कुछ 18 आवर्स के समथिंग काम किया था और अपना ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तब उन्होंने क्या बात की थी कि भाई हम एक सोच सकते हैं कि गवर्नर के डायरेक्टली इलेक्शन हो ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने क्या किया, प्रेजेंट सिस्टम जो हम देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी गवर्नर को, वो अडॉप्ट किया। क्यों किया, क्योंकि सर्टेन रीज़न थे। वो रीजंस क्या थे, तो वन बाय वन देखते हैं हम लोग। देखिए, गवर्नर को नॉमिनेट करने का सेंट्रल गवर्नमेंट जो नॉमिनेट करती है ये प्रोविज़न है, यानी कि प्रेसिडेंट करते हैं पर इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलती है उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो वो करने का रीज़न क्या है, क्यों नहीं उनके डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कुछ रीजंस दिए गए थे। जैसे कि अगर गवर्नर की हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन करेंगे तो वो क्या हो गए, इनकम्पेटिबल हो गए विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट। कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टेट में, यानी कि चीफ मिनिस्टर हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। बट अगर गवर्नर भी इलेक्टेड बॉडी होगा तो अगेन पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो इनकम्पेटेबल हो जाएगा, एक श्योरिटी नहीं होगी कि भाई हाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है स्टेट में। इसके अलावा अगर हम बात करें, मोड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन इज मोर लाइकली टू क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर बोलेगा मैं भी इलेक्टेड हूँ, गवर्नर बोलेगा मैं भी इलेक्टेड हूँ, इसीलिए ये चीज़ें नहीं पसंद की गई कि डायरेक्ट इलेक्शन हो गवर्नर के। इसके अलावा गवर्नर जो है ओनली एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसके पास इतनी पावर तो है नहीं, खाली एक नॉमिनल पावर देखने को मिलती है। तो अगेन इतना एक्सपेंडिचर करना सही नहीं होगा। दूसरी चीज़, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि ये इन्वॉल्व जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, वोटर के जो इंटरेस्ट हैं उसके लिए ये कंपेटिबल नहीं है, तो इसीलिए भी नहीं किया गया। इसके अलावा इलेक्टेड गवर्नर जो होगा वो नेचुरली क्या होगा, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता होगा और वो एक न्यूट्रल पर्सनालिटी भी नहीं रहेगा अगर उसको हमने इलेक्शंस के थ्रू अपॉइंट किया। तो ये भी एक रीज़न बनाता है उनको डायरेक्टली अपॉइंटमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ द गवर्नर वुड क्रिएट द सेपरेटिस्ट टेंडेंसी हो सकती है एंड थस अफेक्ट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली ये चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा सेंटर टू मेंटेन इट्स कंट्रोल ओवर द स्टेट, जरूरी है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रॉपर फॉलो हो रही है कि नहीं स्टेट में, ये इंश्योर करना है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। आर्टिकल 365 यही बात करता है ना, जिसके बेस पे अगर हम क्या लगाते हैं 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चेक करना है कि स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, और ये इंश्योर कौन करेगा, तो स्टेट में होगा गवर्नर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं नुमाइंदा होगा। तो ये चीज़ें इंश्योर करना, ये भी इसी के लिए भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट अपॉइंट करती है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, ये भी एक रीज़न दिया गया था। इसके अलावा डायरेक्ट इलेक्शन गवर्नर के होंगे तो एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ऑफ द लीडरशिप एट द स्टेट लेवल, और ख़ास करके जब जनरल इलेक्शंस होंगे तब भी ये चीज़ें इंश्योर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी।
और सेकेंड रेट मेन ऑफ द रूलिंग पार्टी इज़ इलेक्टेड एज ए गवर्नर। यानी कि देखो कोई भी एक रूलिंग पार्टी स्टेट में होगी, पहला उसका पार्ट होगा वो सीएम बन जाएगा और दूसरे को गवर्नर बनाएंगे, तो अगेन दोनों का इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई भी इंश्योरिटी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशंस करने के योग्य कोई ऐसे बिल वगैरह लाए जाते हैं, ये भी उसको तुरंत एसेंट दे देंगे। और कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग अगर स्टेट्स के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन हो रहे हैं उसका वायलेशंस हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, तो उसको इंश्योर कैसे किया जाएगा, दोनों अगर सेम पॉलिटिकल पार्टी के होंगे तो। इसीलिए क्या है, ये चीज़ें मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने क्या किया, अमेरिकन मॉडल जहाँ पे गवर्नर को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है वो नहीं चूज़ करके हमने कैनेडियन मॉडल फॉलो किया, जहाँ पे गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कनाडा के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करती है, और हम भी क्या करते हैं, वही मॉडल को फॉलो करते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ हम बोल सकते हैं। गवर्नर जो है उसके डायरेक्ट इलेक्शंस क्यों नहीं पॉसिबल किए, तो ये कुछ रीज़न जो है वो हमको दिए गए हैं। तो इनमें से कुछ आप मेंशन कर सकते हैं आपके मेंस आंसर राइटिंग में, और प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट देके आपसे पूछ सकता है कि भाई गवर्नर जो है वो उसके डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए, तो ये रीज़न है। ऑलराइट, इसके बाद हमें क्वालिफिकेशंस की बात करें कि भाई गवर्नर जो बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 2 क्वालिफिकेशन मेंशन की गई। फर्स्टली ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ उसने एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट करनी होनी चाहिए। सेम प्रेसिडेंट के लिए भी यही है, और गवर्नर स्टेट के बनने तो भी क्या है, मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज और देश का नागरिक होना चाहिए। इस रिगार्डिंग एक कमीशन एस्टेब्लाइज किया गया था 1983 से, जिसने 88 के बीच अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसको बोलते हैं हम सरकारिया कमीशन, जो सेंटर स्टेट के रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट के थ्रू जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन जो है एआरसी की रिपोर्ट है, ये क्या है, सेंटर स्टेट के रिलेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। तो सरकारिया कमीशन ने कुछ ऐसी रिकमेंडेशन दी थी विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। भाई गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे हो, उसके रिगार्डिंग सरकारिया कमीशन ने 1980 जो कि 1983 से 88 के बीच में अपॉइंट करके उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। कुछ सजेशन दिए थे कि भाई गवर्नर जो स्टेट लेवल पर हैं उनको किस तरीके से अपॉइंट किया जाए। देखिए उन्होंने क्या बोला कि गवर्नर हो गया शुड बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो गवर्नर को सेटिस्फाई करनी चाहिए, सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन क्या है। पहला बोला था कि ही शुड बी एमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ, किसी ना किसी पर्टिकुलर सेक्टर में एटलीस्ट वो एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए। साथ ही साथ ही शुड बी अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, जिस पर्टिकुलर स्टेट में उसको अपॉइंट किया गया है उस स्टेट का वो नहीं होना चाहिए, ताकि पॉलिटिकल न्यूट्रल रह सके वो। और साथ ही साथ ही शुड बी डिटेच फिगर एंड नॉट टू इंटीमेटली कनेक्टेड विद द लोकल पॉलिटिकल पार्टी, से वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ही शुड बी अ पर्सन हु हैज़ नॉट टेकन टू ग्रेट अ पार्ट इन द पॉलिटिक्स जनरली एंड पर्टिकुलरली इन द रिसेंट पास्ट। जनरली वो पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए और रिसेंट पास्ट में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए गवर्नर। उन्होंने ये भी कहा था कि इट इज़ डिज़ायरेबल दैट अ पॉलिटिशियन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी at the center is not appointed as a governor of a state which is being run by the other political party or the combination of other party, जो हमें अभी देखने को मिलता है। भाई सेंटर में जो पॉलिटिशियन से रिटायर हुए तो उनको क्या किया, रिटायरमेंट ऑफिस के तौर पे उनको गिफ्ट दे दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्या, स्टेट का गवर्नर। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो सरकारिया कमीशन ने बताया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था कि इन ऑर्डर टू इफेक्टिव कंसल्टेशंस के लिए स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे क्या है, कहीं ना कहीं सिलेक्शंस कमेटी होनी चाहिए, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर को भी से होना चाहिए उनका, कि उनसे भी पूछा जाए, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करे तो एटलीस्ट चीफ मिनिस्टर से भी पूछा जाए। और ये चीज़ें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 155 के अंदर हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, ये भी उनकी रिकमेंडेशन थी, पर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो हैं वो भी क्या है, उनसे भी कंसल्ट किया जाए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इन द सिलेक्शन ऑफ अ गवर्नर। तो ये भी क्या थी, रिकमेंडेशन हमें देखने को मिलती, किसकी, सरकारिया कमीशन की। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है जो हमें पता होनी चाहिए इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर फ्रॉम द साइट ऑफ सरकारिया कमीशन विच वॉज established in 1983 and submitted his report, and his tenure was around 5 years from 83 to 88। ऑलराइट, तो ये कुछ रिकमेंडेशन थी क्वालिफिकेशंस के साथ साथ अपॉइंटमेंट की सरकारिया कमीशन की। इसके अलावा ऑर्थ और अफॉर्मेशन की बात करें तो सेम एज द प्रेसिडेंट कुछ देखने को मिलता है कि वो जब अपनी ऑफिस में एंटर करते हैं उससे पहले उन्हें क्या है, ओथ या अफॉर्मेशन लेनी होती है। अगेन ओथ किसके लिए होता है, बिलीवर के लिए जो गॉड में बिलीव करते हैं। अफॉर्मेशन किसके लिए, जो नास्तिक होते हैं, एथिस्ट होते हैं, जो बिलीव नहीं करते हैं गॉड में। क्या क्या ओथ लेनी होती है, अगेन टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस
साथ ही साथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द लॉ, ये भी उन्हें लेनी होती है ओथ। और साथ ही साथ टू डिवोट हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू द सर्विस एंड द वेल बींग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, ये उन्हें ओथ लेनी होती है या अफर्मेशंस में ये चीज़ें बोलनी होती है बिफोर एंटरिंग इनटू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ओथ कौन दिलाते हैं गवर्नर को? तो गवर्नर को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट के हाई कोर्ट। अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज होंगे किसके, हाई कोर्ट के, वो भी नहीं हूँ, वो तो एटलीस्ट प्रेजेंट होंगे ही। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो क्या करते हैं, ओथ एंड अफर्मेशन दिलाते हैं किसको, गवर्नर ऑफ द स्टेट को। और एवरी पर्सन डिस्चार्जिंग द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नर ऑल्सो अंडरटेक द सिमिलर ओथ और द अफर्मेशंस, तो वो चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। तो ओथ और अफर्मेशन। इसके अलावा अगर कंडीशन ऑफ द ऑफिस की बात करें कि भाई ऑफिस की क्या क्या कंडीशन है, आप इस ऑफिस में हो तो क्या क्या आपको प्रिविलेजेस मिलते हैं, क्या क्या आपके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो वो होती है कंडीशन ऑफ सर्विस। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने कुछ ऐसी कंडीशन ऑफ सर्विस डाली है गवर्नर की ऑफिस के लिए, वो क्या क्या हैं। पहली चीज़ें क्या हैं, वो एमपी नहीं होना चाहिए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, इधर लोकसभा या फिर राज्यसभा, उसका वो मेंबर नहीं होना चाहिए। और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का भी वो मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा पर्सन गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है वो पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर्स हो, तो उसको अपनी सीट जो है वो वैकेंट करनी होगी। जब वो गवर्नर की सीट लेता है तब उसे अपनी ये वाली सीट वैकेंट करनी होगी। इसके अलावा कोई भी ऐसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ऐसा कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो हेल्ड करता नहीं होना चाहिए, ताकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ना आए, वो अपनी ड्यूटी एज अ गवर्नर एक एज अ सिविल सर्वेंट के तौर पे अच्छे से रोल प्ले कर सके। इसके अलावा ही इज़ एंटाइटल विदाउट द पेमेंट, जो राजभवन उनका ऑफिशियल रेसिडेंसी होती है, जैसे कि प्रेसिडेंट हाउस जो है, राष्ट्रपति भवन क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल रेसिडेंसी होती है, वैसे राजभवन जो होता है वो क्या है, गवर्नर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट जो है उनकी ऑफिशियल रेसिडेंसी होती है, उनको उसके लिए कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। उनको सारे ऐसे एम्यूलमेंट, अलोवेंसेस, प्रिविलेजेस मिलते हैं जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करती है, वो वाले सारे एम्यूलमेंट्स, प्रिविलेजेस मिलते हैं। याद रखना यहाँ पे गवर्नर जो हैं, ऐसा मत सोचना कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो डिसाइड करेगी ऐसा होगा, नहीं, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। वही सारे एम्यूलमेंट्स हैं, उनको अलोवेंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो सारे कैसे मिलेंगे, जो पार्लियामेंट ने डिसाइड करें, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर ने। रिमेंबर दिस थिंग्स। साथ ही साथ व्हेन द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड फॉर द गवर्नर फॉर द टू और मोर स्टेट, भाई कोई एक पर्सन है उसको दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं उसके गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया गया, तो उनकी जो सैलरीज होगी, उनके एम्यूलमेंट्स होंगे, वो क्या है, दोनों स्टेट के बीच में इक्वली जो है वो क्या किए जाएंगे, इक्वल प्रोपोर्शंस के अंदर डिटरमाइन किए जाएंगे। भाई अगर 5 लाख इनकी सैलरी है तो 2.5 इनसे लेंगे, एक स्टेट से लेंगे और दूसरे स्टेट से भी 2.5 लेंगे, और फिर 5 करके इनको सैलरी दी जाएगी। और ये डिटरमाइन कौन करेगा कितनी होगी, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करेंगे। साथ ही साथ एम्यूलमेंट्स और अलाउंसेस जो हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता जब तक वो अपनी ऑफिस में रहते हैं। एक बार अपॉइंटमेंट हुए ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, तो उनकी सैलरी अलाउंसेस को कम नहीं किया जा सकता। इसी के चलते 2018 में हमें देखने को मिला कि गवर्नर की जो सैलरी है पहले 1.10 लाख हुआ करती थी पर मंथ, जिसको बढ़ा के 3.5 लाख कर दिया गया पर मंथ। तो गवर्नर की सैलरी हमें 2018 में इंक्रीज़ की गई है, याद रखना 3.5 लाख पर मंथ हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे नंबर ऑफ़ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ हमें देखने को मिलती है, जैसे प्रेसिडेंट को नेशनल लेवल पे मिलती है, वैसे गवर्नर को स्टेट्स लेवल पे बहुत सारी ऐसी प्रिविलेजेस इम्यूनिटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल वो लीगली लायबल देखने को मिलते हैं हमको, किसके लिए कि कोई भी अगर ऐसी सिचुएशंस हैं, कोई क्रिमिनल केस है तो वो लीगली क्या है, उनको कहीं ना कहीं क्रिमिनल केस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सिविल केस है तो 2 मंथ का एटलीस्ट नोटिस देना होता है, उसके बाद सिविल केस की प्रोसीडिंग की जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्ट होते हैं, उनको इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 जो है वो भी उनको कुछ एम्यूलमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ क्या है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है किसको, गवर्नर ऑफ इंडिया को, क्योंकि वो पोजीशंस ही कहीं ना कहीं इस तरीके की हमें ऑलराइट। तो अब बात करते हैं हम टर्म ऑफ ऑफिस की, कि भाई गवर्नर जो हैं उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, कितने सालों तक वो अपनी ऑफिस में रह सकते हैं। देखिए गवर्नर जनरली क्या करते हैं, 5 ईयर्स के लिए अपने ऑफिस को हेल्ड करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ हीज़ और हर एंटर अपॉन हीज़ और हर ऑफिस। जब तक जैसे ही वो एंटर होते हैं वहाँ से 5 साल तक का उनका जनरल हमें टेन्योर देखने को मिलता है। हाउएवर ये जो टर्म है, टेन्योर है 5 साल का, वो जो है इट इज़ सब्जेक्टेड टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो इस टेन्योर को कम भी कर सकते हैं, उससे पहले भी उन्हें रिमूव कर सकते हैं। फर्दर अगर उन्हें रिज़ाइन देना है तो वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर भी दे सकते हैं, यानी कि स्टेट को देने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, अगर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, और
अगर गवर्नर को रेजिग्नेशन देना है तो वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशंस भी दे सकते हैं। एक फेमस केस देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं सूर्य नारायण केस, जो कि 1981 में हमें देखने को मिला, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज़ नॉट जस्टिसिएबल। इसका मतलब प्रेसिडेंट अगर गवर्नर को रिमूव करते हैं अपने प्लेजर के अकॉर्डिंग, तो ये केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाया नहीं जा सकता। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू जो है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं होने वाला है। ये फेमस केस में बोला था, सूर्य नारायण केस 1981 के अंदर ये चीज़ें बोली गई थी, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या बोला गया था, तो वापस लेट मी रिपीट अगेन, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ नॉट जस्टिसिएबल इन द वेरी इनफेमस आई वुड से केस ऑफ सूर्य नारायण 1981 केस। इसके अलावा गवर्नर जो है इज नॉट सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर एंड नो फिक्स टर्म्स ऑफ ऑफिस, ये चीज़ें याद रखनी है। ही और सी मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नॉट जस्टिसिएबल, केस भी यही बोल रहा है। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन द एनी ग्राउंड्स अपॉन विच अ गवर्नर मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं रखा है जिसके बेस पे प्रेसिडेंट जो है वो जो है किस बेस पे उनको रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट, तो ऐसा कोई भी ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं है। हैंस हम बोल सकते हैं, अगर कुछ एक इनफेमस एग्जांपल की बात करें तो वीपी सिंह की जब गवर्नमेंट आई थी 1989 के अंदर, तो उन्होंने क्या किया था, जितने भी स्टेट्स के अंदर गवर्नर्स हैं जो प्रीवियस पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस के, उन सभी को एक साथ रिमूव कर दिया था और कुछ को कंटिन्यू भी रखा था। सेम चीज़ें हमको देखने को मिलती 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, तो उन्होंने क्या किया था, 14 जैसे गवर्नर है उनको क्या किया था, अलग अलग स्टेट से रिमूव किया था और नए नए गवर्नमेंट अपॉइंट किए थे 14 जैसे। तो इसका मतलब पॉलिटिसाइजेशन देखने को मिलता है हमको। जो भी रूलिंग पार्टी सेंटर में आएगी वो क्या करती है, अगर पिछली कोई पॉलिटिकल पार्टी ने गवर्नर अपॉइंट किए तो उनको क्या करती है, चेंज कर देती है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज़ समथिंग विच इज़ यूज फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो पॉलिटिसाइज किया जाता है इसको, और कुछ नहीं है। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है में ट्रांसफ़र द गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू द अनदर स्टेट, उनको क्या किया जा सकता है, कुछ टर्म्स के लिए एक स्टेट में लेट से 2 साल रहे तो उनको सेकंड स्टेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिमेनिंग टेन्योर यानी 3 साल के लिए। फर्दर द गवर्नर हुज टर्म इज एक्सपायर मे बी रीअपॉइंटेड इन द सेम स्टेट एंड एनी अदर स्टेट। तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक गवर्नर जो है उसको एक टेन्योर के लिए एक स्टेट में रखा ही जा सकता है, इसके अलावा उसका कुछ नहीं। दूसरा टेन्योर उसका सेम स्टेट में भी कंटिन्यू किया जा सकता है। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करता है, यानी कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट पे, एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड करता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में। ऑलराइट, इसके अलावा ये 5 ईयर जो हैं, गवर्नर कैन होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड हीज टर्म ऑफ 5 ईयर अंटिल द सक्सेसर एज्यूम, कि भाई नया जब तक गवर्नर अपॉइंट करके नहीं आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है, तब तक उसे अपनी ऑफिस को कंटिन्यू ही करना होता है। ऐसा नहीं कि 5 साल खत्म हो गए वैसे ही निकल जाएगा, नहीं। स्पीकर के जैसे क्या प्रोटम स्पीकर का यूज़ करते हैं, जब तक नई लोकसभा आती है और नए इलेक्टेड स्पीकर नहीं होते तब तक जो ओल्ड हैं स्पीकर, जिसको हम प्रोटम बोलते हैं, वो नहीं जाता। वैसे ही यहाँ भी है, नया ऑफिस में नहीं आएगा तब तक पुराना गवर्नर नहीं जाएगा। और ये अंडरलाइंग आइडिया है गाइस दैट देयर मस्ट बी अ गवर्नर इन द स्टेट, ये चीज़ें होनी चाहिए। इसीलिए ये आइडिया, इसके पीछे का आइडिया हम ये बोल सकते हैं। अगर क्या होती है द डेथ ऑफ द सिटिंग गवर्नर हमें अगर देखने को मिलती है, तो प्रेसिडेंट कैन मेक सच अ प्रोविज़न एज ही और शी थिंक फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन एनी कंटिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेथ हो जाती है गवर्नर की, तो चीफ जस्टिस है कंसर्न हाई कोर्ट के, वो क्या करेंगे, टेम्पररी के तौर पर गवर्नर के जो फंक्शंस होते हैं उनको डिस्चार्ज करेंगे जब तक नया गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती। तो ये चीज़ें, यानी कि गवर्नर की ऑफिस जो है वो खाली नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ये एनवेसाइज करता है। अगर गवर्नर को कुछ भी होता है इमीडिएटली, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो टेम्पररी तौर पे गवर्नर के रोल प्ले करेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नए गवर्नर को अपॉइंट नहीं कर देती। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर की, तो देखिए सेम जैसे कि हमें क्या देखने को मिलती है, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स देखने को मिलती है, सेम वैसे ही गवर्नर की कुछ पावर है एक्सेप्ट सम पावर। फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल पावर तो देखने को मिलती है, साथ ही साथ में कुछ पावर जैसे डिप्लोमेटिक पावर हैं, कुछ मिलिट्री पावर हैं, फिर अपनी इमरजेंसी से रिलेटेड पावर है, ये सब प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा है। जबकि गवर्नर के पास ये सारी पावर जो हैं वो देखने को नहीं मिलती है डायरेक्टली, बल्कि गवर्नर के पास ये कुछ पावर्स हैं जो देखने को मिलती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड द जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव यानी कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पावर है, लेजिस्लेटिव यानी कि वही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वगैरह 213 आर्टिकल के तहत, फाइनेंशियल पावर से रिलेटेड जो बिल को रिजर्व कर सकते हैं, मनी बिल को रिजर्व कर सकते हैं इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। कुछ जुडिशियल पावर यानी कि प्रोरोग,
यानी कि अगर हाउसेस जो हैं इसको प्रोरोग करना है, या फिर इन केस ऑफ कोई केस आ गया उसको पार्डन करना। अगेन डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हैं कौन, गवर्नर ऑफ द स्टेट, उसको प्रेसिडेंट के हाथ में ही पावर है, याद रखना ये चीज़ें। तो इसके अलावा रिमीट करना, कम्यूट करना डेथ सेंटेंस को, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नर कर सकते हैं। तो ये कुछ जुडिशियल पावर भी हमें देखने को मिलती है। तो बात करते हैं हम लोग वन बाय वन बात करेंगे इन सारी पावर की। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव पावर की, तो एग्जीक्यूटिव होते क्या हैं, तो वो हमें पता है क्या करते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो वैसे ही उसी कुछ डायरेक्शंस के अंदर गवर्नर की पावर देखने को मिलती है हमको, जिसको हम एग्जीक्यूटिव पावर बोलते हैं गवर्नर की। कौन कौन सी है, तो सीधी सी बात है, स्टेट के अंदर जितने भी काम किए जाएंगे, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो किसके नाम पे किए जाएंगे, ऑफ कोर्स गवर्नर के नाम पे किए जाएंगे। सेम जैसे प्रेसिडेंट के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट सारे एग्जीक्यूटिव वर्क कर रही थी, एक्शंस कर रही थी, वैसे ही गवर्नर के नाम पे स्टेट के अंदर सारे काम किए जाते हैं। वही मेक करते हैं रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑर्डर्स एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड द एग्जीक्यूटेड इन हिज हर नेम, उनके नेम पे किस तरीके से किस ऑर्डर्स के अंदर काम किए जाएंगे, तो वो सब को मेकिंग करना, रूल्स मेकिंग करना, वो सब भी क्या होता है, गवर्नर का ही एग्जीक्यूटिव पावर रोल हमें देखने को मिलता है। वो रूल्स बना सकते हैं फॉर मोर कन्वीनियंस ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो रूल्स बनाना वो भी क्या इनकी एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर ही आती है, किसकी, गवर्नर की। इसके अलावा अपॉइंट करते हैं वो चीफ मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऑन द एडवाइस ऑफ, अगेन चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही अदर मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। और ये जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं उनकी ऑफिस ड्यूरिंग देयर प्लेजर, यानी गवर्नर के प्लेजर के ऊपर क्या है ये जो ऑफिस हेल्ड करते हैं। बट अगेन यहाँ पे खुद का पर्सनल प्रेशर नहीं होता है, जब तक वो क्या करेंगे, मेजोरिटी हेल्ड करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, गवर्नमेंट हेल्ड करेगी पॉलिटिकल पार्टी, तब तक वो उनके प्लेजर के अकॉर्डिंग उनको रिमूव नहीं कर सकते। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और हमें पता है ट्राइबल वेलफेयर, अगर मिनिस्टर की बात करें स्टेट्स के अंदर, कुछ ऐसे स्टेट है जैसे कि छत्तीसगढ़, यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा है, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो वो भी गवर्नर करते हैं इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर। पहले इन स्टेट के अंदर बिहार भी आता था, पर बिहार को क्या किया गया, बाय द 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 के थ्रू रिमूव कर दिया गया। तो पहले बिहार भी था, इन 4 स्टेट में से 5th स्टेट जो था वो बिहार था, बट बाय द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर हम बोलते हैं 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2006 के अंदर बिहार को सेपरेट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो प्रेजेंटली ये 4 स्टेट है, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी एंड द उड़ीसा, जिसके गवर्नर जो हैं वो क्या करते हैं, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। तो ये भी उनकी क्या है, अपॉइंटमेंट पावर, जिसको हम एग्जीक्यूटिव पावर बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, वो अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, उनका एम्यूलमेंट्स क्या होगा, सैलरीज़ क्या होगा, वो सब वो डिफ़ाइन करते हैं, और साथ ही साथ उसको रिमूव भी कर सकते हैं उनके प्लेजर के अकॉर्डिंग ही। क्या करता है ये एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो है वो काम करता है। एडवोकेट जनरल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का वकील बोल सकते हैं हम लोग। तो उसको अपॉइंट करना, ये भी पावर उन्हीं के पास देखने को मिलती है। साथ ही साथ वो अपॉइंट करते हैं स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर है, उसको अपॉइंट करने की पावर भी किनके पास है, उन्हीं के पास है। उनकी डिटरमाइन करते हैं, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस है, टेन्योर ऑफ ऑफिस है, वो भी वही डिटरमाइन करते हैं। बट अगेन याद रखना, अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, अपॉइंट भले वो कर देंगे, पर रिमूव करना है तो वो पावर किसके पास देखने को मिलती है, तो उनको सेम मैनर में रिमूव किया जाएगा जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिमूव किया जा सकता है। अगेन पार्लियामेंट के हाथ में होती है वो पावर रिमूव करने की, तो उसी मैनर्स के अंदर उनको रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, रिमूव उनको कौन करेगा, अपॉइंट ये करेंगे गवर्नर, पर रिमूव करेगी पार्लियामेंट्स इन द सेम मैनर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। इसके अलावा चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक कमीशन, चेयरमैन ले लो या मेंबर ले लो, किसके, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो उनको भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर ही करते हैं। बट अगेन इनको भी रिमूव करना है तो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। तो ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट भले ही करते पर रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ही और शी कैन रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द एनी मैटर फॉर विच द डिसीजन has been taken by the minister but which has not been considered by the council। भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ने कोई भी डिसीजन लिया है, वो अभी तक लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं गया, तो ये डिसीजन को क्या करना, कन्वे करना गवर्नर के पास। ये ड्यूटी किसकी है, चीफ मिनिस्टर की है। तो ये भी क्या है, उनका एग्जीक्यूटिव पावर है कि भाई इनके ऊपर ऑब्लिगेशंस है कि भाई बताओ गवर्नर को कर क्या रहे हो एक्चुअल में, क्योंकि उन्हीं के नाम पे तो सारे काम हो रहे हैं। अब उन्हीं के नाम पे काम हो रहे हैं और उन्हीं को नहीं पता होगा तो ये तो अनफेयर हो जाएगा ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा।
राइट। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर ही और शी कैन रिकमेंड भी कर सकते हैं इम्पोजिशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जो अभी रिसेंटली मणिपुर के अंदर क्या की गई है, एनफोर्स किए गए। हमें देखने को मिला मणिपुर के अंदर क्या की गई, 2 दिन पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलो, स्टेट इमरजेंसी बोलो या फिर प्रेसिडेंट रूल बोलो, अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अभी रिसेंटली क्या किया गया, इम्पोज किया गया। सीएम को पहले रिज़ाइन किया सीएम ने, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल या फिर स्टेट प्रेसिडेंट रूल जो है वो अंडर 356 है क्या किया गया, इम्पोज किया गया मणिपुर के अंदर। देख रहे हैं हम पिछले 2-3 सालों से क्या हो रहा है मणिपुर में। तो वैसे ही गवर्नर क्या कर सकते हैं, ये रूल इम्पोज करने के लिए प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, उनकी पावर ही देखने को मिलती है, एग्जीक्यूटिव पावर। साथ ही साथ और ही सी कैन एक्ट एज अ चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, और अपॉइंट कर सकते हैं वाइस चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो ये भी इनकी एग्जीक्यूटिव पावर हमें देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो ये कुछ पावर्स हमें देखने को मिलती है किसकी, तो गवर्नर की, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर। ऑलराइट, तो देखिए यहीं तक रखते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर तक। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे कुछ लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर और जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नर, इनको डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन अभी प्रेजेंटली गवर्नर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है वो क्या है, और कुछ ऐसे इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं गवर्नर की फंक्शनिंग में कि गवर्नर, हमने देखा रिसेंटली हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस देखने को मिले, तमिलनाडु के गवर्नर है, केरला के गवर्नर है, जो क्या कर रहे हैं, 2-3 सालों से जो बिल्स हैं उसको रिजर्व करके अपने पास रख रहे हैं। आर्टिकल 200 जो है वो सबसे बड़ा क्या है, एक इश्यूज़ बन के निकल के आ रहा है, जो कि बहुत ही सही आर्टिकल है। फिर भी इस आर्टिकल्स का मिसयूज़ करते हुए गवर्नर क्या कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बिल्स यानी उनकी फंक्शनिंग को वायलेट कर रहे हैं। सेम चीज़ें हमें केरला में देखने को मिली, तमिलनाडु में भी रिसेंट केस देखने को मिला। क्या है, कैसे हैं, वो सारी चीज़ें गवर्नर से रिलेटेड ही इशू हैं, जिसको बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। राइट, तो चलिए आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी, अच्छा लगा हो लेक्चर, कुछ चीज़ें सीखने को मिली हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे। और इससे पहले आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, इससे पहले के चैप्टर्स के अंदर प्लीज़ आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ भी मिल जाएगी इसी चैनल पे, जिसको आप रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के लेक्चर को। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।